हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे G20 के बारे में, एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस जिसका प्रभाव दुनिया भर में महत्वपूर्ण है। लेकिन कितना महत्वपूर्ण है? G20 है क्या? हमारे इंडिया को इससे क्या फायदा? कैसे G20 के अलग देशों का हमारे इंडिया में आने का फायदा होगा लॉन्ग टर्म में? कैसे इंडियन इकोनॉमी में रहने वाले आम लोगों जैसे कि आप और मैं, हम सब का फायदा होगा लॉन्ग टर्म में? इन सब बातों को हम दो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे, एक पॉलिटिकल और एक इकोनॉमिक। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं ये वैल्यूएबल एंड इंफॉर्मेटिव वीडियो, बिल्कुल आम भाषा में डिकोडेड। सबसे पहले G20 के परिचय में आते हैं। वैसे अगर आप सब G20 के न्यू दिल्ली समिट के बारे में जानना चाहते हो तो इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, डोंट वरी। अब तक तो आपने G20 के बारे में यूट्यूब पर बहुत कुछ सुन लिया होगा कि ये एक इंटरनेशनल फोरम है जो 19 देशों और यूरोपियन यूनियन से मिलकर बना है, कि कैसे ये देश दुनिया भर के इकोनॉमिक संतुलन और तरक्की के लिए अलग अलग तरीके और अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। G20 के सदस्यों में कुछ प्रमुख देश हैं जैसे कि USA, चाइना, इंडिया, जापान, रशिया, जर्मनी, फ्रांस और भी बहुत देश हैं। इसके अलावा G20 दुनिया की इकोनॉमी के बिग इश्यूज पर बात करता है, जैसे कि ट्रेड, फिनांस, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल सिक्योरिटी। ये सब तो आपने बड़ी अच्छी तरह से अब तक जान ही लिया होगा कि क्यों G20 में 20 नहीं 19 देश ही हैं, क्योंकि रशिया ने 2014 में क्रीमिया पर कब्जा कर लिया था। हम उम्मीद करते हैं कि ये सब आप अब तक समझ गए होंगे। लेकिन दोस्तों, ज़रूरी तो ये है कि G20 से अब आने वाले समय में, फ्यूचर में क्या होगा हमारे इंडिया में, चाहे वो पॉलिटिकली हो या इकोनॉमिकली, क्योंकि फ्यूचर की टेंशन तो हर किसी को होती है और इसी टेंशन की वजह से कुछ लोग नींद नहीं ले पाते। और अगर आप जानना चाहते हैं कि 2 मिनट में नींद कैसे लें तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके वीडियो देख सकते हैं। चलो अब हम डिस्कस करेंगे G20 के रिसेंट डेवलपमेंट्स और मीटिंग्स के बारे में। आखिर G20 समिट में क्या डिस्कस हुआ, क्या डिसीजन लिए गए और इसका असर क्या होगा, इस पर बात करेंगे। हर G20 समिट के दौरान कई प्रकार की मीटिंग्स और बैठकें होती हैं, जैसे कि लीडर्स के बीच, फिनांस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स के बीच, फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग, ट्रेड मिनिस्टर्स की मीटिंग, एनवायरनमेंट मिनिस्टर्स की मीटिंग। इन मीटिंग्स में विशेष मुद्दे और पॉलिसीज पर बातचीत होती है। लेकिन डोंट वरी, मैं आपको G20 में लिए गए मेजर 5 डिसीजंस के बारे में बताऊंगा। नंबर 1, G20 अब G21 बन गया है। हमने इस बार अपना G20 में प्रेसिडेंट होने का सबसे बड़ा ये फ़ायदा उठाया कि हमने G20 ग्रुप में अफ्रीकन यूनियन को भी ऐड कर लिया है और अब ये बन गया है G21। जी हाँ, मोदी जी ने सबका साथ सबका विकास टैगलाइन से अब G20 को हमेशा के लिए G21 बना दिया है। अब दोस्तों, ये बहुत बड़ा स्टेप है क्योंकि अफ्रीकन यूनियन में 55 कंट्रीज आती हैं और उन सब में से साउथ अफ्रीका सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस कंट्री का डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब कि यहाँ की आबादी में यूथ बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से ग्रोथ के चांसेस बहुत हैं। इसके अलावा अफ्रीका में बहुत सारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं जिनकी पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा डिमांड है। इसके अलावा गोल्ड, डायमंड तो और भी ज़्यादा हैं। अब आप खुद बताओ कि अगर हमने अफ्रीका पर यह फेवर किया है तो हमें क्या मिलेगा? तो आंसर है ट्रस्ट। The most expensive thing in the world is trust. Cheap people can't afford it. जी हाँ, ट्रस्ट ही है जो अफ्रीका को इंडिया के पास लेकर आएगा और मिलकर ग्रोथ होगी। जैसे कि मिनरल्स का इस्तेमाल रेन्यूएबल एनर्जी में बहुत ज़्यादा है, इसलिए रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हमारे इंडिया में ग्रो करेगा। नंबर 2, ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। मोदी जी ने सब कंट्रीज को टारगेट करके इस समझौते पर साइन करने को कहा और टारगेट बनाया कि पेट्रोल के साथ एथेनॉल को 20% ब्लेंड किया जाए, यानी कि मिलाया जाए, ताकि पूरी दुनिया सस्टेनेबिलिटी की तरफ जाए। आम भाषा में बताएं तो पेट्रोल जो है उसकी सप्लाई एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पेट्रोल को क्रूड ऑयल से निकाला जाता है और क्रूड ऑयल लाखों सालों से जो पेड़ पौधे, जीव जंतु ज़मीन के नीचे समुद्र में दफन थे, उनसे निकाला जाता है। अब इससे एनवायरनमेंट को भी नुकसान होता है, क्योंकि जब फ्यूल बर्न होता है तो ब्लैक कार्बन वाली दिक्कत भी आती है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, हमारे वातावरण पर असर देखने को मिलता है। इसीलिए एथेनॉल को ब्लेंड करने का प्रोग्राम है, जो कि पुरानी सब्जियां, फलों के सड़ने से बनाया जाता है, खासकर शुगरकेन से।
अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट रिवाइज किया है कि हम 2030 नहीं बल्कि 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंड करेंगे ताकि पेट्रोल की डिमांड को एंड कार्बन एमिशंस को कम किया जाए। नंबर 3, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कॉरिडोर हमारे इंडिया को, गल्फ कंट्रीज को यानी कि वेस्ट एशिया को एंड यूरोप एंड यूएसए को आपस में कनेक्ट करेगा। और यूएसए प्रेसिडेंट जो बिडेन ने भी कहा है कि ये बड़ी डील है। This is a big deal. This is a real big deal. And I want to thank you, Mr. Prime Minister. One Earth, one family, one future. क्योंकि बात सिंपल है दोस्तों, चाइना ने अपना BRI यानी कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव शुरू किया, जिसमें हमारे इंडिया को छोड़कर सब देश शामिल हैं, वेस्ट एशिया एंड यूरोप के, इवन पाकिस्तान भी। तो चाइना को यहाँ टक्कर मिलने वाली है इस कॉरिडोर से। अब इस कॉरिडोर का सिंपल सा मीनिंग है कि ये एक रास्ता है जिसमें समुद्र, रेल, रोड्स सब कुछ यूज होगा ताकि ट्रेडिंग को आसान बनाया जा सके। दोस्तों, इसका प्लान अगले 60 दिन में बनना शुरू हो जाएगा। नंबर 4, रेन्यूएबल कैपेसिटी को 3 गुना करना। देखो, हम सब जानते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। इवन इसे तो अब ग्लोबल वार्मिंग नहीं, अब ग्लोबल बॉइलिंग कहा जा रहा है एक्सपर्ट्स के द्वारा। इसीलिए इस मीटिंग में रेन्यूएबल कैपेसिटी को बढ़ाने में, वो भी 3 गुना कैपेसिटी के साथ बढ़ाने में समझौता हो गया है। अब रेन्यूएबल एनर्जी तो आपको पता ही होगा कि जो एनर्जी कभी ख़त्म ही नहीं हो सकती, क्योंकि इसे हम पानी, हवा या सूरज से पैदा करते हैं और इससे वातावरण पर कोई प्रभाव भी नहीं पड़ता। लेकिन जो हम कोल यूज़ करते हैं, यानी कि बिजली बनाने में जो कोयला यूज़ करते हैं, उसका इम्पैक्ट तो हमें दिखता ही है वातावरण पर। तो इस इम्पोर्टेंट डिसीजन से रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में कितनी ग्रोथ होगी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। नंबर 5, डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे हमारा भारत पे या गूगल पे है, ऐसे ही और भी देश ऐसी ही ट्रांजैक्शंस के लिए कुछ इंटरफेस यूज़ करते हैं। बस इंडिया ने सभी देशों के सामने यही प्रस्ताव रखा कि क्यों ना हम सब अपने अपने इस सिस्टम की टेक्नोलॉजी आपस में शेयर करें ताकि हम और ज़्यादा डेवलप हो सकें। अब ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे ट्रांजैक्शंस इजी और फास्ट हो जाएंगी, जिससे फ्यूचर में बड़ी ट्रांजैक्शंस को इजी वे से ट्रैक किया जा सकेगा और हमारे इकोनॉमी ग्रो होने में एक और स्टेप बढ़ेगा। वैसे पहले बताए गए सभी पॉइंट्स में हम आपको इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं कि कैसे एक आम आदमी के लिए G20 का फ़ायदा होने वाला है। G20 का G21 बन जाना और रेन्यूएबल कैपेसिटी का 3 गुना बढ़ना, इन पॉइंट से हमें समझने को मिलता है कि अगर मिनरल्स की इतनी ज़्यादा अहमियत है तो आने वाले समय में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर बहुत अच्छी ग्रोथ कर सकता है। तो इसके लिए आप स्टॉक मार्केट की ऐसी ही अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर पॉइंट से हमें ये समझ में आता है कि रेलवेज एंड एक्सपोर्ट्स में बहुत ज़्यादा बढ़त मिलेगी। तो इसीलिए आप रेलवे सेक्टर, लॉजिस्टिक्स सेक्टर और एक्सपोर्ट करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए। अगर आप ये सब भी नहीं करना चाहते तो आपको किसी भी ETF फंड जैसे कि निफ्टी BZ सेक्टर में SIP शुरू कर देनी चाहिए। लेकिन ये सब टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं और अगर आप इनके बारे में और जानकारी लेना चाहते हैं तो ऊपर इस आई बटन पर क्लिक करके आप हमारी स्टॉक मार्केट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब सितंबर 1999 में स्थापित किया गया G20 का आज बहुत ही ज़्यादा रेलेवेंस बन चुका है, क्योंकि एक ग्रोइंग नेशन ग्रोइंग तब ही होगा जब बाकी इकोनॉमीज उसका सपोर्ट देंगी। अब अगली UN की मीटिंग में इंडिया यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की परमानेंट मेंबरशिप के लिए भी दोबारा वोट्स करवाएगा। वैसे तो इस फैसले पर भी कई कंट्रीज इंडिया का साथ दे रही हैं, लेकिन चाइना अगेंस्ट ही रहा है शुरू से, जैसे कि रिसेंट अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख के अक्साई चिन्ह को इनको अपने मैप में शामिल करना एटसेट्रा। वैसे तो इस बार की G20 मीटिंग्स में कुछ समिट तो कश्मीर में और अरुणाचल प्रदेश में भी रखे गए हैं और G20 लीडर्स ने ये सब अटेंड करके हमें इनडायरेक्ट सपोर्ट तो दिखाई है, बाकी देखेंगे UNSC मीटिंग में। तो ये थी एक छोटी सी कोशिश G20 समिट के बारे में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।